हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों ने वो दोनों पार्ट्स देख लिए हैं और अपना उतना जो पोर्शन है ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर उसको कर लिया है कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स थे दे वर रिलेटेड टू कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इनके सोर्सेस क्या होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और क्या डिफिकल्टीज अराइज होती है इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। अब जो सारी स्टैटिक चीजें थी वो हम लोगों ने देख ली, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग थोड़े से फैक्ट्स से चलेंगे, ठीक है। फैक्ट्स इन द सेंस कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में कैसा रहा है, गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है लाइक कितना कितना वी कैन से कि एक्सपेंडिचर इनकर किया है इन दिस प्रोसेस, इन सारी चीजों को देखने वाले हैं। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी होता है इन एजुकेशन सेक्टर और इन हेल्थ सेक्टर, वेरियस जो इंडेक्सेस हैं उन्हें देखेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जो है हम लोग अपना जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया है ना, इसको प्रॉपरली जो है क्रिटिकली अप्रेज करने वाले हैं। इन दी सेंस हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में चीजें कैसी हुई हैं टिल नाउ। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा जनरलाइज नॉर्मल टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, ये 2 कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल का मतलब तो हमें पता है ना, दैट इज एक पर्सन का जो है ऐसे डेवलपमेंट होना, या हम ये बोले कि एक पर्सन में, एक ह्यूमन में जो है एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के साथ में प्रॉपर स्किल्स एंड ऑल का जो है इनबिल्ड होना, ताकि वो जो है कुछ प्रोडक्टिव पर्पस में हेल्प आ सके, ठीक है। दैट इज बेसिकली व्हाट ह्यूमन कैपिटल। नाउ व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? देखो, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना, उसमें बहुत ही थिन सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है या ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है, ठीक है। दोनों को हम थोड़ा सा साथ में लेकर चले। एक ह्यूमन में विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ, ठीक है, प्रॉपर जो है स्किल्स, ये सारी चीजें, ठीक है, एक ह्यूमन में होना, दिस इज बेसिकली आपका ह्यूमन कैपिटल का कंसेप्ट। नाउ इन सब में, ठीक है, एक पर्सन का क्या हो रहा है, प्रॉपर मैनर में डेवलपमेंट हो रहा है। अब आप बोलोगे मैम आप कर रहे हो कंफ्यूज, कभी बोल रहे हो ह्यूमन कैपिटल में है, कभी बोल रहे हो ये इससे ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा, तो क्या चीज है? देखो, दोनों में ये चीज तो कॉमन है। डिफरेंस क्या है? ह्यूमन कैपिटल में जो है ना, ये सारी चीजों से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट निकलना चाहिए। इन द सेंस जो है आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, हम जब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, ठीक है। अगर आप पढ़ लिख लिए, आप में बहुत सारी स्किल्स है, सब कुछ है, और अगर आप काम नहीं कर रहे हो, अगर आप जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, तो आप हमारी इकोनॉमी के काम के नहीं हो, ठीक है। फिर हम आपको ह्यूमन कैपिटल नहीं बोलेंगे। अगर ह्यूमन कैपिटल बोलना है तो दैट मीन्स कि आप किसी ना किसी मैनर में जो है प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोडक्टिव जो है वर्क प्रोवाइड कर रहे हो। दिस इज बेसिकली ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट ये बोलता है कि एक पर्सन में जो है ना ये सब कुछ होना चाहिए, इससे एक पर्सन का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, चाहे ये किसी जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम आए या नहीं आए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, आप चाहे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम आओ या नहीं आओ, लेकिन एक पर्सन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर हम कुछ ऐसा जाएं तो ये भी बोल सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो थोड़ा सा मटेरियल है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक है, कि अगर आपसे रिटर्न मिल रहा है तो ही आप हमारे काम के हो। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमें इससे फर्क पड़ता है कि एक ह्यूमन में ये सारी चीजें जो है ये होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बीच का जो मैंने बोला था एक थिन सा डिफरेंस है, वो यही है कि यहाँ पर प्रोडक्टिव जो है सर्विसेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यहाँ पर वो चीज नहीं जरूरी है, ठीक।
आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल. ऑलराइट, नाउ प्रॉपर मैनर्स में देखें तो ह्यूमन कैपिटल considers education and health as means to increase labor productivity. ह्यूमन कैपिटल में जो एजुकेशन और हेल्थ है उसे क्या कंसिडर किया जाता है? उसे कंसिडर किया जाता है कि एक मीन्स है जिसके थ्रू लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है. ठीक है. On the other hand, according to human development, education and health are integral to human well-being. ठीक है. जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या बोलता है कि एजुकेशन और हेल्थ जो है ना वो इंटीग्रल है ह्यूमन वेलबींग में. मतलब कि ह्यूमन वेलबींग में जो है ना वो अंदर ही है. आप एजुकेशन और हेल्थ को वेलबींग से अलग नहीं कर सकते हो, वो उसी का ही पार्ट है. अगर हम ह्यूमन वेलबींग की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन का एजुकेटेड होना, हेल्दी होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. ये बोलता है कौन? ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन कैपिटल ने क्या बोला? लेबर स्किल्स को इंक्रीज करना है. ठीक है. दैट इज बेसिकली प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है. ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मीन्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. ठीक है. जो ह्यूमन कैपिटल है वो ह्यूमन बीइंग्स को कैसे ट्रीट करता है? एक मीन्स जिसके थ्रू प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है. ठीक है. जो हमारी ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन कैपिटल. लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है? एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहांस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये ह्यूमन कैपिटल का ही है. ठीक है. कि ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से अगर आप एजुकेशन या हेल्थ में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा अगर कोई भी काइंड ऑफ गुड्स या सर्विसेज में जो है एनहांसमेंट ना हो तो. ठीक है. दैट इज फॉर एन एग्जांपल. मान लो अभी जो है हमारे पास में 1000 जो है क्विंटल्स का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. आप आए पढ़ लिख कर और आप भी इसमें काम कर रहे हो, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आए तो फिर आप क्या काम के? ठीक है. दिस इज द थिंग. ऑलराइट. या फिर मैं ये भी बोलूं कि आप पर हमने पूरा इन्वेस्टमेंट किया लेकिन आप इधर आए ही नहीं काम करने, तो आपकी वजह से इसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो फिर आप पर जो इतना पैसा लगाया हमने वो किस काम का है? ठीक है. ये कौन बोलता है? ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल जो है वो इसी लैंग्वेज में आप लोगों से जो है बात कर रहा है. ठीक है. Then according to human development, human beings are ends in themselves. Human being खुद ही अपने आप में एंड है. देखो ह्यूमन कैपिटल को समझो तो ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाएगा. ह्यूमन कैपिटल जो है ना वो बोलता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर एंड फॉर व्हाट? फॉर दी प्रोडक्टिव सर्विसेज. ठीक है. या जो है मीन्स टू दी एंड ऑफ व्हाट? आपके जो भी एनहांस्ड आउटपुट है उसमें. दैट मीन्स अगर एक ह्यूमन बीइंग में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसको पढ़ा लिखा रहे हो, तो उसका जो मकसद है वो ये है कि जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है ना दैट नीड्स टू बी इंक्रीज. ठीक है. जो एंड मीन्स है दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग. और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है कि एक पर्सन का जो है ना वेलबींग इज इंपॉर्टेंट. एक पर्सन का एजुकेटेड होना, उसका हेल्दी होना इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो कुछ काम करे या ना करे. ठीक है. तो जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अपने आप में ही एक एंड है कि बस आप जो है लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें उनकी हेल्थ का जो है प्रॉपर ध्यान रखा जाए. दिस इज बेसिकली द ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है. Human welfare should be increased through investments in education and health, even if such investments do not result in higher labor productivity. ये human development बोलता है कि जो human welfare है वो increase होना चाहिए. कैसे increase करोगे आप? एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करके. ठीक है. एक ह्यूमन का तो वेलफेयर बिल्कुल होगा इससे, भले ही ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके हायर लेबर प्रोडक्टिविटी में रिजल्ट ना कर रहे हो. ठीक है. तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक. दिस इज बेसिकली ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट है ना इस पर क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को और जो है प्रॉपर्ली आपको लिखते आना चाहिए. ठीक है. बिकॉज द थिंग इज दैट ये कंसेप्ट ऐसा है कि इस पर इजीली बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज. ठीक है. तो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है आई गेस आप लोगों को जो है समझ में आ गया है. ठीक है. अगर आप चाहो ना तो इसका आप प्रॉपर एक वेन डायग्राम वगैरह भी बना सकते हो. कैसे बना सकते हो? देखो, यू कैन गो लाइक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, या फिर चाहो तो सिर्फ और सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन भी मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशन एंड हेल्थ भी लिख सकते हो. ठीक है. ये आपने बनाया एक चीज. देन
दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ योर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है. बट when this results in your productive things, your productive जो है आपका आउटपुट में, so then this becomes what आपका ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट, मतलब इसका जो वेन डायग्राम है वो मैं आपको शॉर्ट में बनाकर बता देती हूँ. एजुकेशन एंड हेल्थ लिया आपने इधर पर, ठीक है, ये आपका एक चीज हुआ है. इधर आपने एक एरो बनाकर लिख दो, या फिर एक काम करो एरो नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज वेन डायग्राम है तो वो अपने आप अंडरस्टूड रहेगा. इधर आपने लिखा है हायर लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना. ऑल राइट, नाउ व्हाट यू विल डू, ये आपने बनाया एक इधर पर पूरा, ये है आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है. दिस इज योर ह्यूमन कैपिटल. एंड आपका ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम जो है सिर्फ और सिर्फ इस चीज को बताएंगे, दैट दिस इज बेसिकली आपका ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट से ये हो सकता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो भी चलेगा ना. इसके लिए उसको आप बाहर रखोगे ना तो दैट विल बी अंडरस्टूड टू योर एग्जामिनर, ठीक है, वो समझ जाएंगे कि आप क्या बताना चाह रहे हो. ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया है. आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया कि आप कैसे जो है डायग्राम्स एंड ऑल को भी यूज कर सकते हो. ठीक, इसके अपार्ट आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी बता सकते हो. फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे बता सकते हो, ह्यूमन सॉरी अगर मैं यहाँ पर लिखूं ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू बेसिकली आपका जो है एजुकेशन एंड हेल्थ. ऑल राइट, अब ये प्लस, इसमें अगर आप प्लस करोगे आपके किसको, प्रोडक्टिविटी को, सो दिस थिंग विल बिकम योर ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, और सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ जो है वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट बन जाएगा. ऑल राइट, सो आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू. नाउ वी शुड मूव फर्दर. यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया था कि कैसे आप आपके आंसर्स को जो है प्रोडक्टिव बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स. ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया है उसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं और वो क्यों जरूरी है उसको समझते हैं. ठीक है, so human capital formation is the outcome of investment in education, health, on the job training, migration and information. जितने भी हमारे sources of human capital formation वो सारे हमने यहाँ पर जो है नोट डाउन कर दिए हैं. Out of all these elements, education and health are very important sources of human capital formation. ये extremely important है क्योंकि यहीं से जो है ना आपकी वो नींव चालू होती है. ठीक है, कोई भी घर बनाते हैं तो सबसे पहले जो है हम उसकी प्रॉपर नींव बनाते हैं, ठीक है, कि उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होना चाहिए. ऑल राइट, बस वैसा ही एक ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग रखने के लिए सबसे पहले आपको जो है उसको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी और प्रॉपर हेल्थ भी जरूरी है. आप डायरेक्टली ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर थोड़ी ना जाओगे, आपके पास में पहले जो है एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप उन चीजों पर जाने वाले हो. ठीक है, सो ये जो है आपके एजुकेशन और हेल्थ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. Expenditures on both education and health are to be carried out simultaneously by all the three tiers of the government. What are the three tiers of the government? Central, state and then your local government. ठीक है, this is three tiers of the government. Education and health care services create both private and social benefits. As a result, both private and public institutions exist in the education and health service markets. ठीक है, private and social benefits दोनों कैसे create हो रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ से प्रॉफिट अर्न किया जाता है ना. आई गेस आप सभी लोगों ने हाँ ही बोला होगा, बिल्कुल अर्न किया जाता है ना. बिग बिग स्कूल्स, बिग बिग कॉलेजेस, बिग बिग हॉस्पिटल्स, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, राइट, वेरियस मशीन्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. और अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल में चले जाएं तो फिर हमारा खर्चा भी बहुत लगता है. वही सेम चीज अगर आप गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो तो आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है एज कंपेयर टू दी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, राइट. तो इसीलिए जो है ना आपके लिए क्या जरूरी है, हमारी कंट्री के लिए क्या जरूरी है, गवर्नमेंट का होना इन दीज सेक्टर्स. बिकॉज अगर ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हैंड्स में चला गया ना तो कुछ नहीं बचेगा. वी नो इंडिया जो है उसमें रिच कम है, मिडिल क्लास पीपल, बिलो मिडिल क्लास पीपल ज्यादा है.
पावर्टी भी ज्यादा है हमारी कंट्री में, तो अकॉर्डिंगली हमारे कंट्री के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही हमें चीजों को करना है। और हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट का होना इन दीज सेक्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर ये होगा कि ये जो पुअर पीपल हैं, जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो अनएक्सेसिबल रह जाएगी, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दोज थिंग्स, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखते हो कि वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वेरियस गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब कुछ है, ठीक है। और इसीलिए जो है गवर्नमेंट का होना भी जरूरी है। लेकिन देखो अब ऐसा है कि हाँ वी लाइक श्योरली से कि अगर इसमें आप प्रॉफिट नहीं अर्न करोगे और इसमें अगर आप भला करोगे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन द थिंग इज दैट वी नो कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर आ जाता है वहां पर क्वालिटी एनहांस नहीं हो पाती है। ये चीज तो हमें पता है ना, ये हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अपने सेकेंड थर्ड चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आई गेस आप लोग वो चैप्टर्स को देख चुके हो, तो इसलिए आपको पता होगा। ऑलराइट, तो इसलिए जो है ना थोड़ा कंपटीशन मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ पर भी कंपटीशन मेंटेन करना जरूरी है। ज्यादा अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज मिलेगी, ज्यादा अच्छे टीचर्स, ज्यादा अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब कुछ मिलेगा, ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स रहेंगे, उसमें भी रिसर्च एंड ऑल जो है पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्राइवेट सेक्टर का होना भी जरूरी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्या काम है इस ऐसी चीजों में भी प्रॉफिट अर्न करेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन देखो अगर थोड़ा सा हम लोग जो है ना रैशनल होकर सोचें तो इट इज जो है इंपॉर्टेंट कि प्राइवेट सेक्टर भी हो। तो इन शॉर्ट हम किस पर्टिकुलर चीज पर जो है कंक्लूजन पर आए कि प्राइवेट सेक्टर का होना भी जरूरी है प्लस गवर्नमेंट सेक्टर का होना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसी के लिए जो है आपका जो एजुकेशन सेक्टर है, आपका जो हेल्थ सेक्टर है, उसमें हम ये दोनों ही सेक्टर्स को जो है देखते हैं और दोनों ही सेक्टर्स जो है वो वर्क करते हैं इन दीज जो है आपके एलिमेंट्स, या हम ये बोले कि इन दीज योर जो है सेक्टर्स, ठीक है। एज यहाँ पर प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स दोनों होते हैं। नाउ नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्या जरूरत है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की। कुछ पॉइंट्स मैं ऑलरेडी अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो जरूरी क्यों है जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं अपने एजुकेशन सेक्टर की या हेल्थ सेक्टर की, ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इफ अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होगी तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इट एज they will not be able to afford these, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आप जो है इसी को बना दोगे, ठीक है। उसके बाद में जो है देखो द एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ make a substantial long term impact and they cannot be easily reversed, ठीक है। यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा एक्सपेंडिचर से बात करते हैं कि जो एजुकेशन और हेल्थ पर एक्सपेंडिचर इनकर किए जाते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप लोग खुद आपका जो है एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर है उसको कैलकुलेट करने जाओगे तो you'll get to know कि अभी तक कितना खर्चा हो चुका है आपके एजुकेशन पर, और आगे आने वाले टाइम में जब आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे तब और कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो दीज आर व्हाट वेरियस एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स है ना ये बहुत हाई होते हैं, और हेल्थ पर भी अगर कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है तो दैट इज ऑल्सो हाई। और ये जो हाई एक्सपेंडिचर्स है ना इसको रिवर्स करना मतलब कि इससे रिटर्न मिलना बहुत ही लंबे समय की बात हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों पर अभी एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन योर स्टडीज, ठीक है। अब आप नर्सरी से लेकर पढ़ रहे हो, आप 12th तक पढ़ोगे, मतलब पढ़ रहे हो, देन उसके बाद में आप कॉलेज करोगे, कॉलेज के बाद में आपका ग्रेजुएशन हो गया, फिर आपको लगेगा तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद में यू विल बी समवेयर इन दैट प्लेस कि अब आप जो है अर्न करने लगे हो। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो 20, 22, 23, 24 और समवेयर 25 एंड इवन किसी केसेस में जो है आप 27, 28, 29 इयर्स तक भी जा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं लाइक एक एवरेज वाला रखें तो चलो 23 इयर्स मान लेते हैं। 23 इयर्स तक आपने कुछ भी अभी तक जो है रिटर्न नहीं किया है, आप सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एक्सपेंडिचर होते जा रहे हैं। तो देखो एक्सपेंडिचर इज लॉन्ग, ठीक है, और एक्सपेंडिचर शुरू से लेकर अभी तक काफी हुआ है, उसके बाद में इसको रिवर्स करना, ऐसा थोड़ी ना आप रातों रात जो है पूरा कमा कर दे दोगे, नहीं ना, रिटर्न मिलते मिलते मिलेगा,
ऑलराइट। धीरे धीरे यू विल स्टार्ट अर्निंग, जो है लो पैकेजेस से स्टार्ट हुए, देन यू विल गो फॉर हायर पैकेजेस। तो ऐसे कर करके जो है आपकी चीजें चलने वाली है। तो बेसिकली यही जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या बोली जा रही है यहाँ पर, कि इन पर जो एक्सपेंडिचर है ना वो बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में जो है रिवर्स होता है। इतना इजीली जो है आप पूरा रिटर्न नहीं पा सकते हो, आपको जो है उसको पूरा रिटर्न करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो आप पढ़ लिख लिया, आप काम वाम पर लग गए, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, आपकी शादी होगी, देन योर चिल्ड्रन, देन उसके बाद में उनके खर्चे। तो आपने आपका रिटर्न नहीं किया है, आप तो अब इनके खर्चे उठाने में लग गए हो। ठीक है, तो वही चीज है कि ये जो है ना रिवर्स करना इज नेक्स्ट टू लाइक बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है ये। ऑलराइट, तो इसके लिए इट इज जरूरी कि खर्चा कम से कम लगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। Individual consumers of these services do not have complete information about the quality of services and their cost। जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है इन सर्विसेज का। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं, मान लो कि जो है कुछ तबीयत खराब हुई, ठीक है, थोड़ी ज्यादा खराब हुई, ठीक है, मान लेते हैं कि घर पे जो है हमारी जो दादी जी हैं उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, तो अब हम उन्हें लेकर गए हॉस्पिटल में। ऑलराइट, अब नहीं पता भैया इतना जो है ना हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ गई है, कौन सी दवाई किसके लिए है किसके लिए नहीं है, वो जो एक मेडिकल वाला होगा वो समझेगा, जो डॉक्टर वाले उस पर्टिकुलर मतलब फार्मास्यूटिकल वाली चीजों से रिलेटेड होगा वो समझेगा, जो मेडिकल लाइन में है उन्हें चीजों की समझ होगी। ठीक है ना, वो क्या होता है ना कि बहुत सारी जगहों पे ये जो डॉक्टर्स एंड ऑल्स होते हैं ये बदमाश भी होते हैं। ठीक है, लाइक आई शुड नॉट से, बट जो ऑनेस्ट है वो तो ऑनेस्ट है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन वी ऑल नो कि जो है ना कहीं ये सारी चीजों का मिसयूज भी किया जाता है। तो क्या होता है ना कि वो लोग देख लेते हैं, मतलब डॉक्टर्स एंड ऑल भी देख लेते हैं। जैसे आप किसी शॉप पर जाओ तो बहुत बार शॉपकीपर्स भी समझ जाते हैं आपको देखकर कि आपको कितना नॉलेज होगा मार्केट के बारे में, उस हिसाब से आपको प्राइसेस बता देते हैं। और कई बार जो है हमें एक्चुअल में प्राइसेस नहीं पता और हम एक्स्ट्रा पैसे जो है वो पे कर आ जाते हैं। ठीक है, कभी आपके साथ में या आपकी लाइफ में हुआ हो कि आप सब्जी लेने गए हो और जो है मतलब मम्मी ने भेज दिया आपको सब्जी लेने, मम्मी नहीं गई आज आपके साथ में, ना पापा हैं आपके साथ में, ना कोई बड़ा भाई बहन है, आप पहली बार गए हो सब्जी लेने, और वो जो शॉपकीपर है, ठीक है, जो वेजिटेबल वेंडर है, उसने देखा है कि हाँ इसको तो क्या ही पता होगा, उसने बोला है कि अच्छा भिंडी जो है वो 120 रुपए किलो। ठीक है, मान लो उसने ये बोला है, अब आपको मम्मी ने दिए थे 300 या 200 रुपीज, या फिर मम्मी ने बोला था कि ठीक है मैं बाद में देकर आ जाऊंगी या समथिंग। ठीक है, तो चलो ये मानते कि 200 रुपीज देकर भेजी थी मम्मी आपको, तो आप लेकर आ गए, आप 120 रुपीज की लेकर आ गए। आप घर पर आकर मम्मी ने पूछा बेटा कितने की आई, आपने बोला 120 रुपीज केजी, मम्मी ने बोला बेटा 80 रुपए किलो चल रही है, तो आप देकर आए ना एक्स्ट्रा पैसे, क्यों? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ऐसे ही एक जो पर्सन होता है ना उसे हर एक चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, और जिन्हें होती है उन्हें होती है, लेकिन मेजॉरिटी की अगर हम लोग बात करें तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ सेक्टर है, ये लोग ना हमें क्या कर सकते हैं, ये हमें जो है ब्लफ भी कर सकते हैं, हमें पागल बना सकते हैं, हमें हाई प्राइसेस बता सकते हैं। एंड जब कोई ऐसी कंडीशन हो, जैसे कि मान लो जो है कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन हो, मान लो हमारी दादी की तबीयत काफी खराब है, तो हम जो है सारी चीजें करेंगे कि नहीं वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली वील बी रेडी टू पे हाई प्राइसेस, लेकिन एक्चुअल में एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना हमारा, उसका उतना हाई प्राइस था ही नहीं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइजेस को जो है ना वो अपने बार में रखती है। ठीक है, ये चीजें जो है वो स्प्रेड करके, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन एंड ऑल ये भी स्प्रेड करती है कि नहीं आप ऐसा जो है ये प्राइस है। नाउ फॉर एन एग्जांपल, मान लो हम गए और हमें जो है बहुत हाई प्राइसेस बता दिए गए हो, ठीक है, बहुत हाई रेट्स जो है वो बता दिए गए हो। इफ वी वांट वी कैन लाइक हैव ट्रीटमेंट देयर, या फिर हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं जहां पर प्राइसेस काफी कम हो। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या है, जरूरी है, अदरवाइज जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसका तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा ना। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। देन द प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज मे एक्वायर मोनोपोली पावर एंड मे गेट इन्वॉल्व्ड इन एक्सप्लॉयटेशन। अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में ये चीजों को दे देंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, है ना।
हमें पता है प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर वो प्रॉफिट अर्न करने पर आ गए तो वो ये नहीं सोचेंगे कि कितने लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बिकॉज देयर आर पीपल जिनके पास में पेइंग कैपेसिटी है। तो उनकी पेइंग कैपेसिटी से ये जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनका खर्चा तो आराम से निकल जाएगा, राइट। तो अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर रहा और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अगर नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें अराइज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या है, जरूरी है। So the role of government is important to ensure that the private providers of these services adhere to the standards stipulated by the government and charge the correct prices, ठीक है। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है, तो इट इज इम्पोर्टेंट ताकि जो है ये जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं, ये जो भी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने बता कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करे और जो है करेक्ट चार्जेस जो है वो चार्ज करे, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी जो है अनफेयर मीन्स यूज हो रही हो, ऑल राइट। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज नेसेसरी इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, ऑल राइट। नाउ देयर आर सम रेगुलेटरी अथॉरिटीज जिन्हें ये काम देकर रखा है, ठीक है। जैसे कि अब देखो, अब गवर्नमेंट में बोलूं सेंट्रल गवर्नमेंट या जो है हमारे जो भी जितने भी प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर और जितने भी उनके अंदर मिनिस्टर्स है, ठीक है, वो सभी लोग जो है ना वो एक एक चीज तो नहीं देखेंगे, मतलब कि वो सेम तो नहीं देखेंगे। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यू विल सी कि प्राइम मिनिस्टर है, उनके अंदर वेरियस मिनिस्टर्स हैं, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर अलग हैं, आपके जो है आपके जो रोड्स वाले मिनिस्टर है वो अलग है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन वाले, हेल्थ मिनिस्टर अलग हैं, होम मिनिस्टर अलग है, ऐसे ही करके यू हैव वेरियस मिनिस्टर्स, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर है तो ये तो वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हर एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में अपना अपना सेक्टर है कि आप इसके अकॉर्डिंग जो है रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाओ और जो है सारी चीजों को देखो। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्सन तो सब कुछ नहीं देख सकता ना, तो इसके लिए चीजों को डिवाइड कर दिया गया। तो ऐसे ही एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर की जो रेगुलेटरी बॉडीज है, ठीक है, जो कि इन सेक्टर्स को रेगुलेट करती है, देखती है कि सारी चीजें सही चल रही है, क्या स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन करके रखती है, प्रॉपर जो है गाइडलाइंस एंड ऑल देते रहती है, उन रेगुलेटरी बॉडीज का या उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज का जो है नाम हमें पता होना चाहिए, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। सो इन एजुकेशन सेक्टर क्या है आपकी रेगुलेटरी बॉडीज, सो इट इज बेसिकली आपकी एनसीईआरटी, यूजीसी एंड एआईसीटीई, ठीक है। सो द मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन आर द यूनियन एंड स्टेट लेवल एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में रेगुलेटरी बॉडी में ये जो है आपके मिनिस्टर्स आने वाले हैं, दैट इज यूनियन और स्टेट लेवल पर जो भी एजुकेशन के मिनिस्टर्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन है वो इसको जो है एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद में कुछ हमारे पास में इंस्टीट्यूट्स है लाइक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी। नाम सबका याद रखना बच्चों। एनसीईआरटी का काम क्या है, आपकी जो है स्कूल एजुकेशन का करिकुलम बनाना, ठीक है, उसकी जो है बुक्स एंड ऑल को प्रिंट करना, ये काम किसका है, एनसीईआरटी का है। देन यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, दैट इज यूजीसी, ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, आपके ग्रेजुएशंस एंड ऑल के लिए जो है इंस्टीट्यूट है। एंड देन वी हैव वन फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज एआईसीटीई। तीनों के नाम याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज ये जो है ये आपके किसके हो गए, आपके एजुकेशन में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो हो गई। देन कम्स टू हेल्थ की कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो इट इज बेसिकली आईसीएमआर, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है। द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ, और जो है एक इंस्टीट्यूशन अगर हम प्रॉपरली बोलें तो इट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल राइट। देन उसके बाद में आते हैं एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया पे, दैट इज इंडिया में एजुकेशन सेक्टर कैसा है इस चीज को हम लोग देखते हैं। वेरियस जो आपके लाइक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ पर कितना क्या है, क्या आपके वेरियस इंडेक्सेस हैं, इस चीज को समझते हैं इन द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ऑल राइट। The expenditure by the government on education is expressed in two ways, ठीक है। जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पर वो हम दो तरीकों से देखते हैं। फर्स्ट इज एज द परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है,
मतलब कि गवर्नमेंट का जो पूरा एक्सपेंडिचर है दैट इज हाउ मच, आपका 100%। इसमें से एजुकेशन के लिए कितना एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है, एक जो है मैनर वो हो सकता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को देखने का, ठीक है। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना परसेंटेज जो एक्सपेंडिचर है वो एजुकेशन के लिए करती है। So it indicates the importance of education in the scheme of things before the government. During 1952 to 2014, it increased from 7.92 to 15.7%, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें 1952 से 2014 तक क्या, तो जो है पहले वो 7%, 7.9 मतलब कि समवेयर वी कैन से 8% था, एंड जो है ये 15.7 अगर अप्रोक्सीमेटली बोलो तो 16%, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है ऑलमोस्ट डबल जो है वो हो चुका है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि देखो एजुकेशन से ही बाकी सारी चीजें लिंक्ड है। अगर प्रॉपर एजुकेटेड लोग होंगे कंट्री में तो सब कुछ पॉसिबल होगा, ठीक है। और उसके ये जो एजुकेशन है, हेल्थ है, या प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके जो वेरियस इंपॉर्टेंस है ना, उन्हें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसे मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। इसका जो सेकेंड मैनर हो सकता है दैट इज एज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। दैट इज जितना भी आपका जीडीपी है उसका कितना परसेंटेज जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, या फिर हम बोले कि इन्वेस्ट करती है इन एजुकेशन सेक्टर। सो इट एक्सप्रेसेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम spent on development of education in the country. During 1952 to 2014, it increased from 0.64 to 4.13, 4 times, ऑलमोस्ट 4 times जो है ये हो चुका है, ठीक है। तो पहले इट वॉज 0.64% एंड अब मतलब कि 2014 का अगर डेटा देखें तो इट इज समवेयर 4.13%, ठीक है। तो ये जो डेटाज है ना, ये हमें हेल्प करते हैं ये देखने में कि गवर्नमेंट का कितना जो है इंटरेस्ट बढ़ा है इन सारी चीजों में, एजुकेशन एंड ऑल में, और वो कितना जो है एजुकेशन और इन सब पर जो है इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। गवर्नमेंट जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पर ज्यादा स्पेंड करती है। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि आपकी जो है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास व्हील से, ठीक है, वो एजुकेशन पर जो है गवर्नमेंट सबसे ज्यादा स्पेंड करती है। एक्सपेंडिचर ऑन टर्शरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज टर्शरी एजुकेशन? आपकी हायर एजुकेशन, राइट, आपके कॉलेजेस एंड ऑल वाली। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ अगर एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाए और अगर आपको जो है हायर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या वो किसी काम की रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, आप में जो है प्रॉपर स्किल्स नहीं होगी, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, आपको जो है वर्क नहीं मिलेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो फिर जो पहले भी पढ़ा वो भी वेस्ट ही जाना है ना। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं बल्कि जो है टर्शरी एजुकेशन तक जो है प्रॉपर पूरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस स्टेट। अब ये तो हम लोगों ने देखा ही कि जो है आपके जो वेरियस लेवल्स है उस पर वेरियस जो है एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है। उसके अपार्ट अलग अलग स्टेट्स में भी आप डिफरेंस देखोगे इन दी एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो किया जाता है। नाउ क्या है इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो in 2014-15 the per capita expenditure differs considerably across states from as high as rupees 34,651 in Himachal Pradesh to as low as 4,088 in बिहार, ठीक है। तो ये देखो कितना ज्यादा हाई गैप है। टोटल पूरा मतलब अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो 30,000 का जो है डिफरेंस है हिमाचल प्रदेश और बिहार के जो है किसमें, जो आपका एक्सपेंडिचर है उसमें, ठीक है, ऑन एजुकेशन। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है आपको वाइड गैप दिखा रहा है। देखो अगर अच्छा एजुकेशन चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा उस पर जो है एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरा फीचर जो है वो हमें देखने को मिला। दिस लीड्स टू डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस स्टेट, ठीक है। देन उसके बाद में इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की बात करें, हम लोगों ने जरूर देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है ना ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, यहाँ पर 4 times हो गया है। लेकिन अगर एक्चुअल में बोले ना तो ये सफिशिएंट नहीं है, ये इनएडिक्वेट है, ये उतना जो है सफिशिएंट नहीं है। इससे ज्यादा जो है एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है।
अब वो कितना होना चाहिए, क्या वेरियस कमिटीज बोलते हैं, उस चीज को हम लोग देखते हैं. सो मोर देन 40 years ago the Education Commission 1964-66 had recommended that at least 6% of GDP should be spent on education. कितना बोला गया है, कम से कम 6% जो है वो एजुकेशन पर स्पेंड होना चाहिए ऑफ जीडीपी. और क्या फिगर देख कर आए हम लोग, 4.13. 2% बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है होता है उससे. तो इसके लिए जो है ये जो 6% है, एटलीस्ट बोला गया है कि कम से कम आप 6% तो करो, ज्यादा तो उससे करना ही है लेकिन कम से कम इतना करो. तो अभी भी जो है हम इस पर्टिकुलर जो है लेवल तक नहीं पहुंच पाए, और अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ठीक है. However, the current level expenditure is little over 4%, which is quite inadequate. ठीक. Then उसके बाद में provisions of free and compulsory education, ये चीज तो आप लोगों ने सुनी होगी, right to education and जो है एक compulsory जो है free and जो है आपके पास में compulsory education है, that is नहीं, आपको educated होना ही पड़ेगा. किस एज तक के लिए, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये किसके लिए है, ठीक है. सो द तापस मजुमदार कमिटी अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1998 एस्टिमेटेड एन एक्सपेंडिचर of around 1.37 lakh crores over 10 years, that is 98 to 99, ठीक है, 98-99 से लेकर 2006-7 ये कुछ 10 years, to bring all Indian children in the age group of 6 to 14 years under the purview of a school education. तो ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है, ठीक है, ये जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाला जो कंसेप्ट है, ये कौन सी कमेटी के थ्रू आया है, नाम याद रखना है, दैट इज तापस मजुमदार कमेटी. एंड इनका क्या बोलना था कि कम से कम जो है इतना कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा, तब जाकर 6 to 14 years में जितने भी बच्चे हैं वो सारे जो है एजुकेशन के परव्यू में आ पाएंगे, ठीक है. In 2009, the government of India enacted the Right to Education Act to make free education a fundamental right of all children in the age group of 6 to 14 years. ठीक है, जो है चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड, इज इलीगल, तो उसकी जगह पर क्या लीगल है, एजुकेशन. और दिस इज लाइक कंपल्सरी वाली थिंग हो गई, ठीक है. ये एक फंडामेंटल राइट है आपका, दैट आपको जो है एजुकेशन मिले if you are in the age of 6 to 14 years, ठीक है. Government of India has also started levying 2% education cess on all union taxes. The revenues from education cess has been earmarked by spending on elementary education. सबसे पहले बात आती है सेस क्या होता है. सेस इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है. जितने भी यूनियन टैक्सेस हैं उन पर 2% जो है वो सेस चार्ज किया जाता है बाय गवर्नमेंट, ठीक है. किस चीज का सेस, एजुकेशन सेस. उसका मतलब ये है कि ये जो 2% है ना, वो गवर्नमेंट किसके लिए यूज करेगी, एजुकेशन पर्पस के लिए ही यूज करेगी, ठीक है. वो जो है वो एजुकेशन के लिए ही जाने वाला है, वो और कहीं पर नहीं यूज करेंगे, ठीक है. तो दिस इज 2% का जो है एजुकेशन सेस है. ये नंबर याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यूज एंड ऑल में पूछा जा सकता है कि जो है गवर्नमेंट ने कितना एजुकेशन सेस जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है. तो दैट इज 2%. ऑल राइट, ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो भी टैक्सेस रहेंगे, ठीक है. देन आते हैं कुछ एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया पर, दैट इज ओवर द इयर्स कैसा हमारा एजुकेशनल सिस्टम रहा है, इस चीज को देखते हैं. वेरियस एजुकेशनल अचीवमेंट्स को देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले आता है अडल्ट लिटरेसी रेट. अडल्ट लिटरेसी रेट बेसिकली होता क्या है, तो इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन टू द टोटल अडल्ट पॉपुलेशन इन अ कंट्री. अडल्ट किसे बोलोगे, 21 ईयर्स के अबव, राइट. तो ये जो है मतलब 21 ईयर्स के अबव बेसिकली आप लोग यूथ रहते हो, अडल्ट तो नहीं होते हो. बट अगर हम लोग लाइक प्रॉपर अडल्ट एंड वैसे भी बात करें तो द थिंग इज दैट यू हैव द वोटिंग राइट्स एंड ऑल, तो वो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आ गए. या फिर अगर मानना ही है तो चलो हम लोग ये ले लेते हैं कि समवेयर अराउंड 30 to 35 ईयर्स के अबव, ठीक है. 30 तक ही यूथ है, उसके बाद में तो होगा या अडल्ट, ऑल राइट. तो जो है टोटल जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसमें से कितने अडल्ट लिटरेट है, ये बताता है आपका अडल्ट लिटरेसी रेट, ठीक है.
So in case of males, the adult literacy rate increased from 61.9% in 1992 81% in 2017-18। तो 1990 से लेकर 2017-18, ठीक है, इतने सालों में ये जो अडल्ट लिटरेसी है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 20%, ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छा जो है हमें यहाँ पर जो है इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। देन इन केस ऑफ फीमेल्स की बात करें तो द लिटरेसी रेट वाज जस्ट 37.9% इन 1990 व्हिच इंक्रीज्ड टू 66% इन 2017-18। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो इसको 30% बोल सकती हूँ, बोल सकते हैं, राइट, अप्रोक्सीमेटली 30%, तो बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है ये, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द एजुकेशनल अचीवमेंट फॉर इंडिया। अब यहाँ पर हम लोग ये तो देख रहे हैं कि इंडिविजुअली तो ये ग्रो किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इधर देखो मेल का अडल्ट लिटरेसी इज 81, इधर इट इज 66, गैप हाई दिख रहा है, मतलब कि यहाँ से तो गैप काफी कम हो गया, इधर 30% का था, उधर जो है कुछ आपके 15 के आसपास कुछ चला गया है वो, ठीक है, 14-15%, तो वो भी लाइक जो है आपका जो गैप है वो तो कम हुआ है बिटवीन मेल एंड फीमेल, लेकिन स्टिल दैट इज देयर, और इस गैप को हमें बिल्कुल जो है खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे पॉइंट से भी आप इसको जो है ज्वाइन करके लिख सकते हो। देन उसके बाद में प्राइमरी कंप्लीशन रेट, व्हाट इज बेसिकली प्राइमरी कंप्लीशन रेट, तो इट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल, ठीक है, प्राइमरी स्कूल का जो लास्ट ईयर है वहां तक जितने भी बच्चे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं दैट इज बेसिकली प्राइमरी कंप्लीशन रेट। अब देखो प्राइमरी कंप्लीशन रेट इज हाई, मतलब वो तो अच्छा ही है अपनी कंट्री में, क्योंकि प्राइमरी जो ये है ना आपका प्राइमरी कंप्लीशन तो मोस्ट ऑफ दी जो है स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं। फिर वही मुद्दा वही आता है कि आप हायर एजुकेशन तक उतने नहीं पहुंच पाते, प्राइमरी और इस पर ही रह जाते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ मेल्स द प्राइमरी कंप्लीशन रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 78% इन 1990 टू 93% इन 2017-18, ठीक है। And in case of females, the rate increased from 61% in 1990 to 96% in 2017-18, ठीक है। तो अच्छा है ये भी ग्रोथ, इट इज नाइस, लेकिन ये तभी जो है ना वील से कि ये तभी कामयाब रहेगी जब उतना ही मतलब इतना ही जो है हम लोग हायर एजुकेशन में भी देखें, ठीक है। Then comes to youth literacy rate. So it is the percentage of people aged 15 to 24, ठीक है। बेसिकली यूथ में क्या आ रहा है आपका 15 to 24 वाली जो एज है वो आ रही है, who can with understanding read and write a short simple statement on their everyday life। बेसिकली यूथ लिटरेसी रेट को आप किस बेसिस से कैलकुलेट करते हो, इट इज कि जो भी यूथ है वो सोच पा रहे, समझ पा रहे हैं और एटलीस्ट वो अपनी खुद की जो डेली लाइफ है उस पर कुछ पैराग्राफ लिख पा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट कर पा रहे हैं, उससे ये काम जो जो कर पा रहा है वील से कि यस ही और शी इज लिटरेट, ठीक है। अगर 15 to 24 वाली एज में देख रहे हैं तो वील से कि हाँ ये यूथ जो है वो लिटरेट है हमारा, ठीक है। सो अब इन केस ऑफ मेल्स कितना है यूथ लिटरेसी रेट, सो देयर वाज मार्जिनल इंक्रीज इन यूथ लिटरेसी रेट from 76.6% in 1990 to 93% in 2017-18, ठीक है। तो हम लोग जो है 77 से कहाँ गए, 93 पर गए मेल्स में, और फीमेल्स में यूथ लिटरेसी इंक्रीज्ड फ्रॉम 54.2% टू 90%। यहाँ पर इतना एम्फोसिस क्यों, बिकॉज डिफरेंस उतना है ना, देखो कितनी अच्छी बात है। और अब अगर हम लोग देखें तो इधर 93 इधर 90, बहुत कम डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यही यूथ जो है वो फिर अडल्ट में कन्वर्ट होगा, और फिर यही जो अडल्ट है वो लिटरेट अडल्ट की जो है कैटेगरी में आएगा। तो वी कैन से कि हाँ अब जो है हमारी जो लाइक ये है हमारा एजुकेशनल अचीवमेंट्स है वो हमें एक पॉजिटिव उसमें दिख रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा लिंक करना, इधर आओ वापस प्राइमरी कंप्लीशन पर। प्राइमरी कंप्लीशन में हमने देखा ये 93 है, ये 96 है, ठीक है। इसके बाद में प्राइमरी के बाद में आप जो है आपकी हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और इन सब में जाओगे, 15-24 वाली एज में आओगे ही, तो यहाँ पर क्या है 93 एंड 90, एक ग्रेट चीज हमें यहाँ पर हम लोग जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल आई गेस आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी कि हमारी जो कंट्री है उसमें एजुकेशन बढ़ रहा है, उसमें लिटरेसी इज इंक्रीजिंग।
विच इज वेरी 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 प्राउड मूवमेंट वी कैन से, ठीक है, कि हाँ अगर ये इसी रेट से इंक्रीज होता रहे तो वी विल बी एबल टू अटेन 100% लिटरेसी एंड 100% एजुकेटेड वाला कंसेप्ट, ठीक है। देन कम्स की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन एजुकेशन सेक्टर कैसा है, ठीक है, फ्यूचर में हम लोगों का जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है। सो एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, आज भी अभी भी ये जो है ये बहुत दूर का सपना है एजुकेशन फॉर ऑल। परसेंटेजेस हम लोग देख रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बोलती हूँ, थोड़ा सा ट्राई आउट करके देखना, ठीक है। 90% है, ऑल राइट, मतलब कि कितने परसेंट जो है फीमेल जो है आपकी यूथ जो है वो लिटरेट नहीं है फीमेल में, 10%। परसेंट में देखने को कम ही लग रहा है। पॉपुलेशन कितनी है, 150 करोड़ की। चलो ठीक है, 2017-18 का डेटा है तो समवेयर अराउंड यू कैन टेक 120 करोड़, ठीक है, इतनी होगी, इसके आसपास होगी। इसका 10% निकालना, लगाना आगे जीरोस 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 जितने लग रहे हैं 10% हटा के, यू विल एबल टू सी कि कितना लार्ज, अगर हम अमाउंट या वैसे देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में तो कितने ज्यादा लोग हैं हमारे पास में जो अभी भी इलिटरेट है, राइट, या अभी भी एजुकेटेड नहीं है। परसेंटेजेस में चीजें इतनी नहीं दिख रही है, लेकिन जब आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो विल गेट टू नो, आप लोगों को ये जो है ये समझ में आएगा कि ये कितना जो है डिफरेंस है यहाँ पर। तो अभी भी इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल जो है ना वो अभी भी थोड़ा दूर का सपना है, उसको पास लाने में टाइम लगेगा, ठीक है। अभी दिल्ली दूर है, आई गेस ये मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। दैट इज कि अभी जो है हम अपने मुकाम तक, अपना जो है डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, अभी वहां पर पहुंचने में टाइम लगेगा। एंड दैट इज 100% जो लिटरेसी एजुकेटेड वाला कंसेप्ट है वो, ठीक है। सो द लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ अडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड. However, the absolute number of illiterates is still as much as India's population was at the time of independence, ठीक है। जो absolute number of illiterates हैं, जो कि अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि उसको नंबर्स में निकालो, वो उतने हैं जितनी इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी पॉपुलेशन थी। तो वी कैन से कि देख लो भाई कितना हाई नंबर ऑफ इलिटरेट्स है। In 1950, the government should provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 years, ठीक है। In 1950 गवर्नमेंट मेड दी प्रोविजन, यहाँ पे एक दो वर्ड्स कुछ पता नहीं कहाँ क्या चले गए, या फिर हम ये बोल दें कि ये कुछ ऐसा है कि 1950 में ये क्या प्रोविजन आया था कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सारे बच्चों को जो कि 14 ईयर्स तक के एज्ड हैं। Had we done this, we would have achieved 100% literacy by now. बिल्कुल सही बात है, अगर ये चीज हो जाती, ये जो है 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों को जो है कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, अगर ये 100% हो जाती तो क्या आज हम लोग प्रॉपरली 100% लिटरेट स्टेट होते? बिल्कुल होते भाई। 14 ईयर्स तक अगर आप बच्चे को पढ़ा भी रहे हो तो उसे जो है पढ़ते लिखते आ गया है, तब तक वो सीख जाता है। और लिटरेसी यही तो डिमांड करती है कि आपको पढ़ते लिखते आता हो कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। तो बस वही चीज कि अगर वी वुड हैव डन दिस, ठीक है, 100% लिटरेसी हम लोग अटेन कर चुके होते, और नहीं अटेन की है, इसका मतलब यही है कि ये जो पर्टिकुलर आपका मतलब गवर्नमेंट जो प्रोविजन लेकर आई ना वो सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। देन जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर, इस चीज पर मैंने आप लोगों का थोड़ा सा जो है एम्फेसिस डाल ही दिया था कि जेंडर इक्विटी अगर देखी जाए तो पहले से काफी अच्छी है। स्टिल डिफरेंस तो है, तो उस डिफरेंस को कम करना इज जरूरी, ठीक है। सो द डिफरेंसेस इन लिटरेसी रेट बिटवीन मेल एंड फीमेल्स आर नैरोइंग, कम हो रहा है। इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जेंडर इक्विटी, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडिकेट कर रहा है जेंडर इक्विटी में। However, women education needs to be promoted to improve economic independence and social status of women, and women education makes a favorable impact on fertility rate and health care of women and children, ठीक है। तो ठीक है, जो है ये जो गैप है दैट इज नैरोइंग, लेकिन देयर इज अ नीड कि जो है विमेन को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। देखो अगर विमेन एजुकेटेड है ना तो आगे आने वाली जो आपकी जनरेशन होगी ना दे विल बी लाइक एजुकेटेड एंड वो काफी अच्छी होगी, ठीक है। ऑल्सो अगर विमेन के पास में नॉलेज है तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती है, उसे पता है कि क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है।
बिकॉज देखो विमेन की जो हेल्थ है ना वो बहुत ही एक डाइसी कंडीशन वाली वो रहती है, बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स होती है। ऑल राइट, तो इसके लिए जो है अगर विमेन इज नॉलेजेबल, अगर उनके पास में इंफॉर्मेशन है तो अकॉर्डिंगली शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ हर हेल्थ, ठीक है। अब वो प्रेगनेंसी के टाइम, आफ्टर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक है, या जो पूरी जो फर्टिलिटी वाली चीज है उन सब में, ठीक है। तो इसके लिए जो है जरूरी है कि विमेन जो है वो भी पढ़े लिखे और वो भी जो है ना प्रॉपर रहे। इसके अपार्ट ये सब कुछ तो होगा, ये भी होगा, दैट इज जो है एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। थोड़ा सा जो सोशल आउटलुक है दैट विल चेंज, ठीक है। तो इसके लिए जो है विमेन का एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हायर एजुकेशन ऑफ फ्यू टेकर्स, हायर एजुकेशन में जो है बहुत ही फ्यू टेकर्स है, दैट इज जो आपका कॉलेजेस वाली जो है एजुकेशन है वो। The Indian education pyramid is steep, indicating lesser and lesser number of people reaching the higher education level। देखो अगर हम लोग देखें ना कि इंडिया का एजुकेशनल जो है पूरा चीज क्या है या कैसा है, तो इसका पिरामिड बनेगा हमारा प्रॉपर, एंड दैट विल बी दिस थिंग। ये है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, या फिर इसको मैं बोल दूं प्राइमरी एजुकेशन, ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद में आता है हमारे पास पे सेकेंडरी एजुकेशन, एंड देन कम्स योर टर्शरी एजुकेशन, या फिर हम इसको हायर एजुकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसा ही पैरामीटर है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, फिर सेकेंडरी में थोड़े कम हुए और टर्शरी में वो और कम हो जाते हैं, दैट इज हायर में वो और कम हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर लेवल तक जाते जा रहे हैं, the things are narrowing, the education takers are narrowing, ठीक है। तो ये चीज जो है ये हमें देखने को मिलती है। नाउ देखो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, अगर मान लो आप यहाँ तक पढ़ लिए, सेकेंडरी तक पढ़ लिए, और आपने अगर ये कंप्लीट नहीं किया, तो क्या आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहोगे? नहीं रहोगे। आप अगर किसी जॉब में अप्लाई भी करने जाओगे तो द पर्सन जिसने ये कंप्लीट किया उसको ज्यादा जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली कि ये चीज जो है कंप्लीट करना इज जरूरी, ठीक है। लेकिन वहां पर वी आर सीइंग कि क्या है, फ्यू टेकर्स है, या हम ये बोले कि कम ही लोग जो है वो वहां पर वर्क कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका एक और चीज बोले, मतलब एक और इसके पीछे का आर्गुमेंट बताएं, तो ये जो आपका टर्शरी या हायर एजुकेशन है ना, इसमें जो एक्सपेंडिचर लगता है, ठीक है, मान लो इसमें जितना भी 1% का एक्सपेंडिचर है ना, उसमें अगर मैं बहुत ही आराम से बोलूं तो जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है उसमें कुछ 2-3 लोगों का हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर एक्सपेंस भी ज्यादा हो जाता है। अगेन गवर्नमेंट का भी इधर पर एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा और इधर उनका एक्सपेंस कम रहता है ना। तो इसके लिए वो अगर सेम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रही है तो यहाँ पर ज्यादा लोग जो है एजुकेशन को ले पाते हैं, यहाँ पर कम लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वेरियस रीजंस हैं कि क्यों जो है आपके हायर एजुकेशन में कम लोग हैं। So as per NSSO data, in the year 2011-12, the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural areas was 19%. Their urban counterpart had relatively less level of unemployment at 16%. अब ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत मेजर इशू है। क्या है ये इशू? भैया लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन एंड ऑल कंप्लीट कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद में भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप रूरल एरियाज में देखो तो मेल में 19% का अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन एरियाज में इट इज 16% का, तो ये तो बहुत ही हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर ये लोग पढ़े ही क्यों? अगेन आई विल से कि आपकी जो पूरी हायर एजुकेशन वाली या इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आने वाले लोग हैं उसका परसेंटेज आप निकालो 19%, एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये तो फिर बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई है, बहुत ही बुरी बात हो गई है, राइट। तो इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है? पहली चीज तो प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए एजुकेशन मत प्रोवाइड करो, प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करो जिससे लोगों में स्किल्स वगैरह डेवलप हो, ठीक है। सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है, हमें स्किल्स डेवलप करना है, हमें चीजों को सीखना है। दूसरी चीज प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, ठीक है, जितने लोग काम करना चाहते हैं अगर उतनी आपके पास में वैकेंसीज नहीं है तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो होना ही है, ठीक है। और दोनों चीजें जब मिक्स हो गई तो ये अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए जो है प्रॉपर ये चीजें जो है गवर्नमेंट के साइड से देखने की भी जरूरत है
और जो लोग एजुकेशन एंड ऑल गेन भी कर रहे हैं उनको भी देखने की जरूरत है, वो क्वालिटी एजुकेशन को जो है ना अटेन करें, ठीक है। The most severely affected ones were the young rural females. अब जो है ना फीमेल्स में तो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज है। Young rural females graduates are nearly 30% of them are unemployed. जो रूरल एरियाज में है तो 30% ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। कौन? हायर एजुकेटेड वाली, या हम बोले कि ग्रेजुएटेड जो फीमेल्स है, ठीक है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस ओनली अबाउट 3 to 6% ऑफ प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो जो है आपका जो प्राइमरी लेवल की अगर आप लोग बात करो कि प्राइमरी लेवल जो एजुकेटेड यूथ है वो समवेयर 3 to 6% ही अनएम्प्लॉयड है। तो इससे तो ये समझ में आ रहा है हमें कि यार जो प्राइमरी लेवल एजुकेटेड है वो काम कर रहा है और जो हायर लेवल एजुकेटेड है वो अनएम्प्लॉयड है। ये कैसे हुआ? अब इसके पीछे का रीजन पता है, इनके पास में उतनी स्किल्स वैसे ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये छोटे मोटे काम में लग जाते हैं, ठीक है, कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत जो जो हमसे हो रहा है वो हम कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की जो है ना लाइक जॉब्स एंड ऑल को डिमांड भी नहीं करते। हायर एजुकेशन के बाद में क्या होता है, आपने पढ़ लिख लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसके बाद में ऑब्वियसली विल वांट कि आपने जितना पैसा लगाया आपको उसका रिटर्न भी मिले। तो अकॉर्डिंगली आपके लेवल की या इन लोगों की जो है लेवल की जब उन्हें जॉब्स नहीं मिलती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट हो जाता है। और विमेन के साथ में ये पर्टिकुलर केस भी है कि अगर उन्हें जो है लो पे स्केल पर अगर कोई जॉब्स मिलती है तो घर वाले बोलते हैं क्या 10-20 हजार के लिए तुम इतना जॉब करने जाओगी, ये तो हम ही कर देंगे, हम ही दे देंगे, ठीक है तुमने पढ़ लिख लिया, आप काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी भी जो है ना वो सोशल आउटलुक चेंज नहीं हुआ है एट दैट पर्टिकुलर लेवल, तो इसके लिए जो है प्रॉब्लम्स आती है और इसी के लिए जो है हमें अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में आई गेस आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि जो है हर एक लेवल की स्टडी जरूरी है, प्लस आपके पास में प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए और प्रॉपर जो है हायर एजुकेशन में अच्छी क्वालिटी की स्टडी भी जरूरी है। ऑल राइट, देन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली देखो कैसे ये दोनों रिलेटेड है, इसको समझना है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेसिकली व्हाट, कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो ग्रो कर रहा है, जीडीपी ग्रो कर रही है, ठीक है, दैट इज बेसिकली आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। रियल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम, सारी चीजें हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। बेसिकली क्या होता है ये कि जब आप बेस ईयर के प्राइसेस पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो, जो कि आपको एक्चुअल में बताता है कि एक्चुअली में आपकी जो है कंट्री में नेशनल इनकम या जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो जब ये इंक्रीज होंगे तो हम बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। नाउ ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रिलेशन है? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा अच्छा ह्यूमन कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करेगा इन जीडीपी, ठीक है, तो जो है ग्रो होगी, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। तो इफ वी वांट अ प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारे पास में प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल भी होना चाहिए। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। जो एजुकेटेड पर्सन है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में एज रिलेटेड टू द इलिटरेट पर्सन। Similarly, a healthy person also contributes to economic growth by providing uninterrupted labor supply for longer period of time. साथ ही जो healthy person है वो ज्यादा अच्छे से contribute करेगा, तो we'll say कि economic growth में ज्यादा कौन contribute कर सकता है, educated and healthy person, ठीक है। तो इसीलिए जो है एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट इज वेरी 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 मच जरूरी, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोगों को ये सारी जो चीजें हैं ये क्लियर आउट हो गई है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज अनअकैडमी पर CUET के जो बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं। CUET में आपको जो है आपका GT दैट इज जनरल टेस्ट, लैंग्वेजेस, आपके वेरियस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सभी के जो बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं। और स्पेसिफिकली जो ह्यूमैनिटीज के वेरियस डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टू एनरोल इन दिस कोर्स एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को एक कोड यूज करना है दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11 हमारे पास में जो है एक डेडिकेटेड ह्यूमैनिटीज का बैच है दैट इज इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, एंड फॉर क्लास 12 वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच।
इन दोनों बैचेस की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इफ नॉट एनरोल्ड येट, जल्दी से जाकर एनरोल कर लो बाय यूजिंग कोड साक्षी वी। इसके अपार्ट अगर आप लोगों को अनअकैडमी से किसी भी पर्टिकुलर जो है कोर्स की या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग कोड साक्षी वी। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, किस टाइम पर कौन से एजुकेटर कौन से वीडियो के साथ में आप लोगों को मिलने वाले हैं। आई होप सो ये सारी ही चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है और ये जो चैप्टर था हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो